बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 जून पाकिस्तान में पीर की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 198। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी, अमेरिका और ईरान की जंग बंद हो गई और डील का ऐलान हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, सदर ट्रंप ने सबसे पहले ये ऐलान किया, उसके पीछे शहबाज शरीफ ने ऐलान किया और उसके पीछे ईरान ने इसकी कंफर्मेशन कर दी। उसके बाद पूरी दुनिया से मुबारकबादें जो हैं वो आना शुरू हो गई। ये बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पूरे खित्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन है वो मुंसलिक था या डिपेंड करता था। ये अलग बात है कि शुरू दिन से हमें इस बात का पता था कि इसका नतीजा तकरीबन यही निकलना है, और ये भी अलग बात है कि इसराइल नहीं चाहता था कि ये नतीजा निकले, लेकिन इसराइल की इसमें एक नहीं चल सकती थी फ़िलहाल। लेकिन आने वाले वक्त में वो फिर भी एक कैटलिस्ट का किरदार अदा कर सकते हैं और इस डील को ख़राब कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे कि ये हुआ क्या है, सब कुछ आज क्या हुआ है, डील कहाँ साइन होगी, उसमें कौन कौन जाएगा और ये कितनी देर पा होगी, कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर अग्री किया गया और किन पर नहीं किया गया, ईरान को क्या क्या फ़वाइद मिलेंगे, अमेरिका को इसमें से क्या फ़ायदा मिलेगा, सदर ट्रंप ने अपने लिए इसमें क्या हासिल किया है, कौन जीता कौन हारा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ ही साथ सुहेल अफरीदी साहब को अब अंदाज़ा हो गया है कि वो फंस चुके हैं, उनको किसी ने फ्रेम कर दिया है या किसी ने मामू बना दिया है। ये सब कुछ क्या हुआ है उनके साथ, क्या ये मामू उन्हें पीटीआई के अंदर से किसी ने बनाया है या जर्नल्स ने बनाया है, या उन्हें नून लीग की मौजूदा जो लीडरशिप है इस रजीम के साथ, शहबाज शरीफ और दूसरे, उन्होंने बनाया है। ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। फिर पहले मारो और फिर तैयार होकर धूले की तरह अगलों के घर पहुंच जाओ, ये हरकत की है सुहेल ज़फ़र चट्टा, जो सीसीडी के हेड हैं, जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान में मावराए अदालत हज़ारों कत्ल करने के। वो पहुंचे हैं चकवाल उस नन्ही बच्ची के घर जिसको सीसीडी के एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ज़रा डील की बात कर लें, और डील में सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि आज से 3 दिन या 4 दिन पहले, मेरा ख्याल 2 से 3 दिन पहले, महर न्यूज़ जो ईरान की सेमी गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इस डील के जो मंदरजात थे उनको पब्लिक कर दिया था, मतलब कि मीडिया में ब्रेक कर दिया था। उन्हीं के तवसत से पूरी दुनिया के मीडिया ने उसके ऊपर फिर गपशप शुरू कर दी, उसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसमें जो अहम बातें थीं 14 पॉइंट से, उसको क्विकली एक दफ़ा आपके सामने रिकैप कर देते हैं। अहम यह था कि एक तो 30 दिन के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है वो खुल जाएगा। सबसे पहले नंबर 1, 30 दिन के अंदर अंदर आबनाए हर्मस जो है वो खुल जाएगा मुकम्मल तौर पर। लेकिन जाहिर है उसमें से जहाज़ों की आमदोरफ्त तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर 30 दिन में खुल जाएगा। ईरान के वो ज़ेरे कंट्रोल रहेगा और अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जंग से पहले की सूरत हाल नहीं है। जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है, जो आबनाए हर्मस है, ईरान भी एक ऐसे ही कहिए जैसे एक गली में जो गली आगे से बंद हो। ये जो आबनाए हर्मस है ये ऐसे ही है जो गली आगे से तकरीबन बंद हो। जो दूसरा बहराए अहमर का रास्ता है वो आगे से बंद नहीं है, वो सुएज़ कैनाल से जाके आगे दूसरे समंदर में भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला समंदर जो है ये आगे से बंद है। तो ये एक बंद गली है आप समझिए, जिसके शुरू में एक तरफ कॉर्नर का प्लॉट है ओमान का, तो दूसरी तरफ ईरान का, उससे पीछे पाकिस्तान भी है ज़ाहिर है। तो जहाँ से ये आबनाए हर्मस शुरू होती है वहाँ एक तरफ कॉर्नर का प्लॉट ईरान का है, तो दूसरी तरफ कॉर्नर का प्लॉट समझ लीजिए ओमान का है। ओमान के पीछे फिर यूएई, फिर उसके पीछे दूसरे कंट्रीज़ जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इराक, सारे कंट्रीज़ वो पीछे हैं। अब इससे पहले ये गली थी जो सभी का रास्ता था, इसमें से ना किसी को कोई आते पूछता था ना जाते पूछता था। मतलब जो बिल्कुल आखिर पर ममालिक हैं जैसे इराक वगैरह, उनके लिए भी जो कुछ जाता था वो इसी गली में से जाता था और आता था। कोई उनको रोकता नहीं था, कोई उनसे पूछता नहीं था कि ये किसका जहाज़ है, ना किसी ने किसी को पैसे देने थे ना लेने थे। मतलब जैसे एक मुश्तरका गली हो जिसमें गली के आखिर पर रहने वाले लोग भी वैसे ही गुजरें जैसे शुरू वाले। फिर ये जंग हो गई। अब जंग के बाद जाहिर है जीत तो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी हुई है, लेकिन नुकसान भी ईरान का हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आबनाए हर्मस की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो उसकी फ्यूचर की रियलिटीज़ हैं, वो हमें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर यही मंदरजात जो कि
आज पीर वाले दिन कहा जा रहा है 19 तारीख को कि ये साइन होंगी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ये जो डील है, अगर ये जिनीवा के अंदर आज इस पर सिग्नेचर होते हैं या कल होते हैं, और यही 14 मंदरजात में से पहले मंदरजात आबनाए हरमज़ के यही हैं कि वो अंडर ईरानियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब उसके ऊपर काम होगा। मतलब जो भी जहाज़ गुजरेगा वो ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गुजरेगा, वो भले पैसे लें या ना लें। पहले मौके पर उन्होंने इस रास्ते पर अपने इस्तेहकाक को जमा लिया। ईरान का क्लेम यह था कि कॉर्नर वाला प्लॉट हमारा है, तो हम और दूसरी कॉर्नर वाले ओमान मिलके यहां से टोल कलेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चलें टोल कलेक्ट नहीं करेंगे, हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ़ी कलेक्ट करेंगे। जो यहां से जहाज़ गुजरते हैं एनवायरनमेंट को वो खराबी देते हैं। अब अगर वो फ़िलहाल वो टोल कलेक्ट ना भी करें, उसके बावजूद अगर उनका इस्तेहकाक इस रास्ते पर माना गया है, तो पीछे वाले मुल्कों की तो तबाही निकाल के रख दी है। तो सदर ट्रंप ने ईरान को एक बहुत बड़ा, आप ये कहिए कि ताकत का इंजेक्शन लगा दिया है, एक हैवी डोज दे दी है, जिससे जो उनके पास नहीं था वो उनको मिल गया है। अगर मंदरजात के अंदर ये चीज़ शामिल है तो जैसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अगले 24 घंटे 48 घंटे में पता चल जाएगा। तो ये ईरान के लिए बहुत ही मेजर विक्ट्री या विन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने जैसे कहा कि हो सकता है सदर ट्रंप का कोई और प्लान हो और वो अपने पत्ते आखिरी मिनट पर शो करें और ये मामला ऐसे ना हो। फिलहाल जो लग रहा है उससे ये नज़र आ रहा है कि शायद ईरान को ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, तमाम जगहों से जंग रुक जाएगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। वो तो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर शायद ईरान को नुकसान उठाना पड़े या ईरान की खींचातानी इसराइल के साथ चलती रहे, क्योंकि जैसे ही डील अनाउंस हुई, पहले अनऑफिशियली, अब तो ऑफिशियली हो गई, तो इसराइल ने हमला कर डाला था लेबनान पे, बेरूत पे। और आप सबको पता है कि जैसे ही बेरूत पे हमला हुआ था, सदर ट्रंप ने उस पर क्रिटिसिज्म किया था कि ये डील को ख़राब करने की बात है, हमला नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने आइंदा भी ये कहा कि हमला मज़ीद नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राएली डिप्लोमेट उन्हें कहते हैं कि हम तो इस मुआहदे के अंदर पार्टी नहीं है, ये मुआहदा तो अमेरिका और ईरान का हो रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो लेबनान के ऊपर लश्कर कशी करते रहेंगे, हमला करते रहेंगे। तो ये एक वो पॉइंट है जो सॉल्व नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये इंक्लूडेड है कि हर जगह पर जंग बंद होगी, मतलब इसराइल और बेरूत की जंग भी जो है लेबनान की, वो भी बंद होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में वहाँ पर क्या होता है। फिर ईरान ने दूसरी चीज़ ये मांगी थी कि उनके जितने भी पैसे हैं, 24 हैं या 32 बिलियन डॉलर हैं, वो फौरी तौर पर गैर मुंजमद किए जाएंगे। जिनको फ्रीज़ किया हुआ है उनको उन्हें वापस किया जाएगा। उनके ऊपर आप सबको पता है सैंक्शंस लगी हुई हैं। उन पाबंदियों की वजह से उनका जो पैसा बाहर के बैंकों में उनको मुंजमद किया हुआ है वो ईरान को वापस किया जाएगा। अब डील में शायद ये लिखा है कि फौरी तौर पर जैसे ही स्विट्ज़रलैंड में ये डील साइन होगी तो आधा पैसा 12 अरब डॉलर फौरी तौर पर दिए जाएंगे। बाकी 12 या जितने भी अरब डॉलर बचते हैं वो 60 दिन होंगे इस डील के बाद, जब ये जिनीवा में साइन होगी डील। अगर ये आज होती है पीर वाले दिन या कल होती है, तो जब ये सिग्नेचर हो जाएंगे तो बेसिकली ऑफिशियली जंग बंद हो गई, दोनों ममालिक डील के अंदर आ गए, लॉन्ग टर्म डील के अंदर। फिर 60 दिन तक ये डील चलेगी, टेक्निकलिटीज़ इसके अंदर तय होंगी, जिसमें ईरान का जो यूरेनियम और एटमी प्रोग्राम है उस पर भी बात होगी, जिसमें जो ईरान के बाकी मांदा पैसे हैं वो भी उन्हें वापस मिलेंगे, जिसमें जो भी उन पर पाबंदियां हैं यूएन में और दूसरी जगहों पर वो भी उठाई जाएंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज जो चीज़ें होनी हैं वो तय हो चुकी हैं। तो इसलिए आज पता चलेगा कि ईरान को कितना पैसा मिलता है। फिर एक और बड़ा पॉइंट इसमें कि ईरान जो है वो कहता है कि मुझे 300 अरब डॉलर दिए जाएं जो जंग में मेरा नुकसान किया गया है। अब ये भी देखने को मौका मिल रहा है सबको कि ईरान जो है वो उल्टा पैसे ले रहा है कि मेरा जो नुकसान हुआ वो 300 अरब डॉलर मुझे दें। अब अगर ये वाकई दिए जाते हैं तो जाहिर है वो सदर ट्रंप ने पास से तो देने नहीं। सदर ट्रंप ने कहना है कि मैं तो गल्फ़ की जंग लड़ रहा था, ये यूएई की लड़ रहा था, दूसरे मुल्कों की, आप लोग ज़रा ये पैसे दें अपने पास से। अब ये दिए जाते हैं नहीं दिए जाते, कौन देता है, ये खर्चा किसके गले डाला जाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर उसके बाद ये भी खबर आई थी जो रॉयटर्स ने आपके सामने ब्रेक की थी, हमने आपके सामने रखी थी कि यूएई ने 3 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान को दिए। जाहिर है उसकी हेडिंग तो यही थी कि जो फ्रोज़न एसेट हैं वो दिए। फ्रोज़न दिए या पास से दिए, बात तो एक ही है। इस डील से पहले ही अगर वो पैसा ईरान को मिल चुका है तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। मसला ये नहीं है कि 3 अरब फ्रोज़न मिला या दूसरा मिला, मसला ये नहीं कि $3 मिले या 3 अरब डॉलर मिले। मसला ये कि यूएई जो है वो ईरान को पे कर रहा है। यूएई ने इस खबर को डिनाई किया, लेकिन रॉयटर्स अपनी स्टोरी पर अभी भी खड़ा है और दुनिया की मोतबर तरीन जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनमें सफ़े अव्वल की रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है।
वो कहते हैं कि हमारी स्टोरी अभी तक भी हम उस स्टोरी पर खड़े हैं। तो अगर यूएई ने ये पैसा दिया है तो ये एक और आबनाए हरमज़ के ऊपर उनका कंट्रोल मान लिया गया, इस्तेहकाक मान लिया गया। उसके बाद अगर अब यूएई भी उनको पैसे दे रहा है फ्रोजन या अदरवाइज, तो वो भी अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गया ईरान वहां पर। तो आप अब ये कह सकते हैं कि इस जंग से आबनाए हरमज़ के ऊपर तो छोटा मोटा कंट्रोल या बड़ा कंट्रोल मिल ही गया, इस पूरे खित्ते पर भी अब ईरान बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने जा रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है। इट कुड बी रॉन्ग, बट हमें जो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें ये थी। बाकी उसके अंदर बहुत सारे और भी 14 पॉइंट है, जाहिर है कि फ़ौजें वहाँ से हटा ली जाएंगी, ब्लॉकेट बंद कर दिया जाएगा, जो ब्लॉकेट बंद है, जो ब्लॉकेट किया हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन मेजर जो आपके सामने बातें रखी हैं वो यही हैं। और फिर यूरेनियम पे अभी मज़ीद बात होगी, और ये एक और मेजर है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, ये भी इस डील का हिस्सा है। तो अब देखते हैं, जिस पर ज़ाहिर है सदर ट्रंप अमेरिका के अंदर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सेल करेंगे कि मैंने ईरान से मनवा लिया कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये याद रहे कि जो 2008 के अवाइल में जो पहली डील सदर ओबामा के साथ ईरान ने की थी, उसमें भी यही प्रॉमिस था कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ तो हो गया, इसका ऐलान कैसे हुआ? सबसे पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डील हो गई है और बहुत जल्द उस पर अब साइन हो जाएंगे, और मैं अथोराइज कर रहा हूं कि अब आबनाए हरमज़ में से जहाज़ गुजर सकते हैं। पूरी दुनिया जो है अपने जहाज़ों के इंजन स्टार्ट करे और अब वहाँ से गुजरे और तेल को बहने दे, मतलब तेल की आमदोरफ्त होने दे। अब सदर ट्रंप का इसी जो मई के महीने का सीपीआई इंडेक्स आया है, जो इन्फ्लेशन का डाटा आप कह लीजिए, या प्राइसेस बढ़ने का जो डाटा आया है, उसमें 3.8 से वो 4.2% पे चला गया। जो शायद हालिया तारीख जो है, इसमें पहली दफ़ा कोविड में शायद हुआ हो, उसके बाद 4% या उसके ऊपर सीपीआई का डाटा आना, इन्फ्लेशन का रेट आना, ये हिला देने वाला काम था। मतलब अमेरिकी इकॉनमी ओवरऑल, सदर ट्रंप से आप मुखालफत करें, उनके हक में हो, वो इकॉनमी के लिए बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेसमैन हैं, इकॉनमी को कुछ ना कुछ बेहतर करते रहते हैं। लेकिन ये जंग उनके गले की हड्डी बन गई थी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से सभी कुछ, क्योंकि तेल ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन फिर जाहिर है तमाम माल जो है वो अमेरिका में तो चाइना से आता है, तो तमाम चीज़ें जो है दुनिया के अंदर महंगी हो गई थी। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन ने स्काई रॉकेट जो है वो एस्केलेट किया था, जो सदर ट्रंप के लिए दर्द सर बना हुआ था। पूरी दुनिया के लिए भी, यूरोप के लिए भी ये दर्द सर था। पूरी दुनिया चाहती थी कि ये जंग जो है वो रातों रात ख़त्म हो। हम आपके सामने पहले दिन से, एक दोस्त ने यहाँ पर कमेंट किया था कि आपने गालिबन ये ट्रीटा पारसी को सुना, तब आपने तज्जिया किया। यकीन कीजिए मैंने आज तक उन्हें नहीं सुना। वो बहुत मोतबर शख्सियत हैं, वो बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे अपने इस काम से और उसके अलावा जो और रोज़ी के लिए काम वाम करना होता है, उसमें से वक्त नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को पढ़ने और सुनने का। तो ये जो मैं उस मामलात को वहाँ पर ख़ुद से समझता था, उससे मुझे पहले दिन से लगता था कि ये मामला तोड़ नहीं चढ़ेगा। जैसे बहुत सारे आपको एनालिस्ट शुरू में ये भी बताते थे कि ईरान की कहानी ख़त्म बस हफ्ते में, 2 हफ्ते में। तो तभी भी आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। इतना आसान नहीं है आज की दुनिया में, बदली हुई दुनिया में, किसी मुल्क को भी वाइप आउट कर देना। यही इंडिया पाकिस्तान के बारे में सोचता रहा और 20 साल ज़ाया कर दिए। 9/11 से पहले इंडिया का रवैया पाकिस्तान के साथ एक और था। मैंने 9/11 के बाद इंडियंस का रवैया, इवन सो मच सो, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि 9/11 के बाद एक ऐसा टाइम आया था कि जो आज़ाद कश्मीर के शहरी, आज़ाद कश्मीर कह दिया माजरत, मकबूजा कश्मीर के शहरी, जो इंडियन साइड पर कश्मीर है या उधर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ के जो शहरी अमेरिका में रहते हैं, वो भी अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करवाते थे कम्युनिटी में, तो वाज़े तौर पर कहते थे कि मैं कश्मीरी हूँ लेकिन इंडियन साइड से हूँ। अपने आप को पाकिस्तान से डिस्टेंस करते थे। 9/11 के बाद पाकिस्तान का बहुत लो पॉइंट आया था। इंडिया अगर अक्लमंद होता, इंडिया के अंदर अगर फरासत होती, फहम होता, तो दैट वाज द गोल्डन टाइम फॉर इंडिया कि वो पाकिस्तान के साथ मामला ठीक करता, कश्मीर इश्यूज़ पर भी, बाकी तमाम चीज़ों पर भी। इंडिया ने भी वही रॉन्ग कैलकुलेशन पाकिस्तान के बारे में की, जो जाहिर है दूसरे ममालिक ने की है मिलके सब ने। जैसे सोचते थे कि ईरान को शायद वाइप आउट ही कर देना है, ऐसे ही इंडिया सोचता था कि अब पूरी दुनिया टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई है, तो इनको अब वाइप आउट कर दो। वो अलग बात है कि हम अभी बज़िद हैं खुद से अपने घर ऐसी फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की जो हम आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं। हम इंडिया को फ़ायदा देने के लिए बज़िद हैं, वरना ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन पिछले 20 साल में बनी है, उसमें हमारे बहुत सारे फ़ायदे हुए। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से इनकलाब हुआ,
इनखला हुआ फ़ौजों का, पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने मौसर तरीके से जो फॉरवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए उसकी दागबेड़ डाली। आज जिसके फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी थी कि हमने न्यूट्रल रहना है, जिसमें ज़ाहिर है चाइना के साथ भी बेहतरीन मरासम, रूस के साथ भी बेहतरीन मरासम और अमेरिका के साथ भी अच्छे और बेहतरीन मरासम, ये उनकी अप्रोच थी और कोई साइड नहीं लेनी सवाए अमन के। आज पाकिस्तान उसी का फ़ायदा हासिल कर रहा है और तकरीबन वही अप्रोच ईरान और अमेरिका के मामले के अंदर ज़ाहरी तौर पर, अंदर से तो हमें पता है क्या है, ज़ाहरी तौर पर ले रहा है। पाकिस्तान को बचा कौन गया है सारी सूरत हाल में? सऊदी अरेबिया। मैंने आपको बार बार कहा कि सऊदी अरेबिया में भले मोनार्की है, आप उनकी तमाम चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं या तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार अपने व्लॉग्स में आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले 1-2 सालों में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने समझी है या इस हुकूमती दौर में कि सऊदी अरब अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत सोच समझ के और बहुत ही धीमे तरीके से चलाता है। कोई उनके यहाँ, हालांकि मोनार्की में तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस लेने चाहिए होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नपी तुली, यूएई इन कंपैरिजन बहुत ही हॉकिश किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी चलाता है, लेकिन सऊदी अरब बहुत ही मंझी हुई, आप ये कहें कि नपी तुली जो है वो फॉरेन पॉलिसी चलाता है। और देखिए सऊदी अरब ने अपने आप को इस जंग में किसी सूरत भी शामिल नहीं होने दिया। बहुत बड़ा क्रेडिट है सऊदी अरब को इस चीज़ का कि ये जंग तकरीबन इसराइल ने उन पर मुसल्लत कर दी और ऐसे हालात में खड़ा कर दिया उनको कि ये इस जंग का वो भी प्लेयर बन जाए, लेकिन बहुत ही फहमो फरासत के साथ उन्होंने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। शॉर्ट टर्म में आपने देखा यूएई ने जो किया और उसका अब खमियाजा जो यूएई को भुगतना पड़ा, दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान ने भी इस जंग में कूद जाना था। अगर सऊदी अरब फहमो फरासत ना करता तो हमारे फील्ड मार्शल तो तैयार थे बंदूक को तेल लगा के। तो आगे चलते हैं। अब ये डील हो गई। सबसे पहले सदर ट्रंप ने अनाउंस किया, फिर पीछे अर्दली साहब ने अनाउंस किया। अंग्रेज़ी वही है, वॉशिंगटन से आई हुई नज़र आता है कि लिख के दी गई, उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। फिर ईरान ने कंफर्म किया कि हाँ हमारी ये डील हो गई, जिनीवा में साइन होगी। आज के दिन की किसी ने डेट हतमी नहीं दी। मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि शायद आज के दिन ये हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है, आज होती है, कल होती है, परसों होती है, लेकिन अब ये स्विट्ज़रलैंड जिनीवा के अंदर गालिबन ये डील जो है वो साइन होगी। ऑयल मार्केट ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया है। जो तेल की कीमतें हैं वो कम से कम 4% तक नीचे गई हैं और तेल की कीमतें मुसलसल वैसे नीचे आ रही हैं बहुत देर से, क्योंकि जो एनालिस्ट होते हैं आलमी या स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं या कमोडिटीज़ के अंदर काम करते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे होते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है हतमी तौर पर कि ये काम होने वाला है तो पहले से ही वो चीज़ें फैक्टर इन हो जाती हैं। तो आप ये 4% ना देखिए तेल की कीमतें नीचे, आप इसे 8-10% देखिए, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से लगातार कभी 2% बढ़ता है तो 6% नीचे आता है या 4% नीचे आता है या 3% नीचे आता है, तो लगातार ये डिक्लाइनिंग फैक्टर की तरफ चल रहा है। अब तेल वहाँ पहुँच गया तकरीबन उसके करीब तर जहाँ जंग लगने से पहले था इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आप 150 रुपये लीटर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आपकी चमड़ी और धमड़ी दोनों उतारी जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अल्ले तलल्ले पूरे करने हैं और वो आपसे पैसे से पूरे होंगे। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी बात, ग्लोबल पीस के लिए अच्छी बात। इसको फ्रांस ने वेलकम किया है, यूके ने वेलकम किया है फौरी तौर पर। अभी तक जब तक मैंने पढ़ा चाइना वगैरह की, रशिया की स्टेटमेंट नहीं आई, डेफिनेटली वो भी इसे वेलकम करेंगे। ईरान ने कंफर्म कर दिया, लेकिन विद एप्रीहेंशंस के देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब अगर ये आज साइन होता है, कल होता है, परसों होता है, जब भी होता है, उसके बाद 60 दिन का पीरियड होगा जिसमें टेक्निकलिटीज़ डिस्कस होंगी। टेक्निकलिटीज़ मतलब कि यूरेनियम का क्या करना है, दूसरे मामलात का क्या करना है, लेकिन लार्जली आप ये कह सकते हैं कि डील इज़ डन। आज वो अनाउंस हो गई। फिर ईरान के अंदर, अब आपको ये तो आपके सामने रख दिया, ईरान के अंदर फिर ये भी हुआ है कि एक मुजाहरा हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। तेहरान के इब्ने सीना चौक में मुजाहरा हुआ जिसमें नारे लगाए गए मौजूदा ईरानी लीडरशिप के खिलाफ। लीडरशिप का मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब ये नहीं कि जो मौजूदा रजीम है उनके खिलाफ नारे थे, नहीं, सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे नहीं थे, मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ नारे थे और गालिबाफ के खिलाफ नारे थे। वो लोग जो निगोसिएशन कर रहे हैं,
ये लोग जो नारे लगा रहे थे इब्न सीना में, जो अवाम थी, वो कहते थे डील नहीं करनी, हमने जंग करनी है, खून का हिसाब लेना है। जाहिर है जज्बाती लोग हैं, वो अपनी बात कर रहे थे जो भी लोग, लेकिन ये ज़रा समझिए कि ईरान के अंदर इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर है। अब है या ईरान जानबूझ के कर रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने खिलाफ खुद ही मुजाहरा करवाते हैं पूरी दुनिया को बताने के लिए कि देखें हमारे लिए आपके साथ डील करना आसान नहीं था, हमारी तो अपनी आवाम हमारे खिलाफ थी, हमने उसके बावजूद आपके साथ डील की, हमने बड़ा एहसान किया आपके। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि ईरान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा सेटअप है, उन्होंने खुद से अपने खिलाफ ये एहतजाज करवाया हो ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि यहां डील करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर सकती है ऐसे कि ये जो हमारे बाहर बैठे लोग हैं ये हम पर प्रेशर डालते हैं, हम अब आपकी बात मजीद नहीं मान सकते, लेकिन वो इतने कोई पतंदर हैं। अब ये पतंदर क्या होता है किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा, इसको किसी दिन दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। वो इतने हमारे वाले पतंदर हैं कि वो बजाय इसके कि वो हमारी या जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, शहजाद अकबर साहब हैं दूसरे, हमें स्ट्रेंथ के तौर पर इस्तेमाल करें, वो खुद बेचारे लाइबिलिटी बन जाते हैं और सीधा हम पर हमले करना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो मेजर साहब या उन्हें हवालदार साहब नीचे से चाबी देते हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इराक़ के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं इनकी खैर अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, सवाए मैंने जैसे आपको कहा कि सिर्फ एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है कि ईरान के अंदर इतना ज़्यादा आसान नहीं है डील करना। अगली खबर चकवाल से आपके सामने रखते हैं। चकवाल में सीसीडी ने फायरिंग करके ऑस्ट्रेलिया से आई हुई फैमिली की 10 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। उसके तमाम जो बैकग्राउंड है वो हम आपके सामने रख चुके हैं कि अदील साहब अपनी बीवी डॉक्टर सिद्रा के साथ और 2 बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया से आए, हज करने पाकिस्तान से गए, हज करके वापस पाकिस्तान आए और यहाँ से वापस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था। डाकू उन्हें लूटने लगे, सीसीडी ने डाकुओं पर फायरिंग की और साथ इन पर भी फायरिंग करके इनको कत्ल कर दिया। हालांकि डाकू फायरिंग करते वहां से भाग चुके थे, उसके बावजूद सीसीडी ने इनकी गाड़ी का तौक्कब करके इनको कत्ल किया, इनकी बेटी को। अब सुहेल जफर चट्टा जो बेसिकली रूह रवां हैं, डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं मरियम नवाज को, आईजी को रिपोर्ट नहीं करते। हाँ कागजात में तो करते हैं लेकिन असल में नहीं करते। सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं उन्होंने अब वो दूल्हे बने, उन्होंने पेंट कोट पहना बड़ा खिंच के, उन्हें बड़ा शौक है पेंट कोट पहनने का, और उन्होंने बिल्कुल अपना एंकर चीफ वगैरह लगा के ऐसे ही था कि दूल्हे बने हुए हैं। उनके घर जाके बैठे, वीडियो में देखिए पहले वो लेटे हुए हैं ऑलमोस्ट, करने वो अफसोस आए हैं लेकिन लग वो वाइसरॉय रहे हैं कि कमर में लगता है कि तकलीफ थी तो वो वहाँ पर लेटे हुए थे। उसके बाद वो उनको अंदाज़ा हुआ कि कैमरा चल गया है तो फिर सीधा होकर बैठे, आप वीडियो में देख सकते हैं। उनको अंदाज़ा हुआ इससे गलत इंप्रेशन जाएगा। वहाँ पर उन्होंने, ये सुहेल जफ़र चट्टा साहब ने जाकर ये बताया है कि हम इसका एहतसाब करेंगे और कोशिश करेंगे आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। ये वो सुहेल जफ़र चट्टा हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार लोगों को कम अज़ कम मावराए अदालत जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिया है। ये भी क्लेम किया जाता है कि सीसीडी के अंदर रात को एक अदालत लगती है जिसमें लोगों को सामने लाया जाता है जो मुजरमान होते पकड़े हुए, ये उनका इंटरव्यू करते हैं और देन एंड देयर डिसाइड करते हैं कि इसको छोड़ना है या इसको कत्ल करना है, जिसके बारे में ये वहां बैठ के रात के 10, 11, 12 बजे फैसला कर देते हैं। सीसीडी वाले ले जाकर उसका पुलिस मुकाबला करके उसे कत्ल कर देते हैं। बहरहाल वही सुहेल जफर चट्टा वहां पहुंचे, वजह क्या बनी? जाहिर प्रेशर था पब्लिक का बहुत ज्यादा। अब आप याद कीजिए साहिवाल का सानहा जो उस वक्त आसिम मुनीर साहब के डिपार्टमेंट ने, क्योंकि वो रूए रवान थे उस डिपार्टमेंट के, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक फैमिली को टेररिस्ट समझकर कत्ल कर दिया हमारी हुकूमत के दौरान। तो पूरी जितनी भी टाउट सहाफ़ी थे वो सब कहते थे ये इमरान खान का कसूर है, इमरान खान को इस पर जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन आज इस बच्ची की बारी, कोई नहीं बोल रहा, इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है। कोई रिएक्शन आपको मीडिया में, सोशल मीडिया पर बात हुई लेकिन मीडिया में ऐसा कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी साहब के लिए एक मुसीबत बन गई है। सुहेल अफरीदी ने ये अब हम आपको अपने ज़राए से ख़बर दे रहे हैं और इस खबर की आप ये कह लीजिए कि मैं 50% इसकी ओनरशिप लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि ऐसी ऐसी पार्टीज़ हैं कि अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो हो सकता है कल को यहाँ पर कोई तब्दीली आए, मामलात से मुकर जाएं तो फिर आप कहेंगे खबर झूठ है। लेकिन इसलिए मैं पहले दिन से आपको कह देता हूँ कि मुझे एक बड़ी मोतबर शख्सियत ने बताया, लेकिन एक ही शख्सियत ने बताया। मैं इसके मुतद्दद जगहों से कंफर्मेशन इसकी नहीं ले सका, कोशिश मैंने की लेकिन मिली नहीं कंफर्मेशन। न्यूज़ ये है कि सुहेल अफरीदी चाहते थे कि ये जो पैसे जर्नल्स को देने हैं
सरप्लस बजट और कोई 100 से 200 या 225 अरब जो वो सूबों से निकालना चाहते हैं, जैसे 700 अरब पंजाब से भी ले रहे हैं, जो मिलिट्री जनरल्स को चाहिए। सुहेल अफरीदी का दिल था कि इसके ऊपर मैं कम से कम इमरान खान के साथ एक मुलाकात तो ले लूं अगर हॉस्पिटल शिफ्टिंग ना मिले। उनको उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो इस वक्त मोहतरम मुजम्मल असलम साहब हैं, उन्होंने अफरीदी साहब को ये बताया कि आप हाँ करें या ना करें, आपसे ये पैसे वैसे ही ले लिए जाएंगे। मतलब आपके हाँ या ना से फेडरल गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपसे ये पैसे ले लेंगे, इसलिए आप इसके ऊपर कोई बार्गेन ना करें, आप इस पर हाँ कर दें, आपकी इज्जत बनेगी। सुहेल अफरीदी साहब ने बकौल उनके अपना, क्योंकि उन्होंने मुतद्दद लोगों से ये बात की है, कहीं वो बैठे हुए थे जहां पर उन्होंने कही कि मुझे इन्होंने मरवा दिया, गलत मशवरा दिया उन्होंने जाकर इस चीज़ की हामी भर ली, ये सोच के कि मुझसे तो ये पैसे छीन ही लेने हैं। जब उन्होंने इस पर किसी से बात की तो किसी मोतबर शख्सियत ने उनको कहा कि कैसे ले लेने हैं आपसे पैसे, अगर ये ले सकते होते तो आपसे मांगते क्यों, आपको उन्होंने ये कहा कि आपको लिफ्ट ही क्यों करवाते, ये खुद ही ले लेते, आपको बुलाते ही क्यों, आपको इन्वॉल्व ही क्यों कर रहे हैं इस पे, ये नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा मुझे तो मुजम्मल असलम साहब ने ये कहा कि ये ले लेंगे। उन्होंने कहा इन्होंने आपको गलत गाइड किया, और फिर उन्होंने पूरी की पूरी उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई कि इस तनख्वाह पर कराची के ये मोतबर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास ये काम करते थे। ऐसे उन मोतबर बिजनेसमैन को कहा गया मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से, ISI की तरफ से, कि इनको ला के लॉन्च किया जाए। इनको फिर हमारी गवर्नमेंट के अंदर तब लॉन्च किया गया। इमरान खान ने यहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा को, ये नोट करने वाली बात है, तैमूर सलीम झगड़ा जो इनसे जाहिर है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और मैकिन्जी का और दूसरा एक्सपीरियंस है, उनको नॉमिनेट किया था। वो पहले भी KP के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अली अमीन गंडापुर को डर ये था कि इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है, और अगर काबिलियत की बिना पर आप देखें तो KP में सबसे ज़्यादा हक उन्हीं का बनता था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर वाला फैसला किया वो ये सोच के किया कि एहतजाजी तहरीक चलानी पड़नी है। इस वक्त जो माहौल है उसमें काबिलियत से ज़्यादा ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो एहतजाजी तहरीक को लीड कर सके। ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तो नहीं पता होगा कि गंडापुर साहब इस तरीके से अपना सौदा कर लेंगे, तो उन्होंने ये जो प्रेफर किया तैमूर सलीम झगड़ा के ऊपर गंडापुर को, ये मेरा तज्जिया है, ज़ाती ख्याल है, वो सिर्फ इसलिए, हालांकि काबिलियत में तो दोनों का कोई एक दूसरे से तकाबली जोड़ नहीं है, तो उन्होंने गंडापुर साहब को इसलिए लगाया कि एहतजाजी तहरीक करनी है। वो ज़रा पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी हैं, लाठी गोली में गंडापुर काम आएगा। गंडापुर साहब तो आपको पता ही है कि वो तो चने खाते हैं और जो बर्फ लेते हैं वो बादामों के लेते हैं। तो वो खैर फिर जो कुछ भी गंडापुर साहब ने किया वो आपके सामने। तो जब कैबिनेट बननी थी, गंडापुर उनके पास गए, तो ये मैं एक से ज़्यादा मुतबर PTI के लोगों से कंफर्म कर चुका हूँ, और ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि शायद डायरेक्टली भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने, और ये गंडापुर साहब मेरी मौजूदगी में, तीसरी बात भी कह दूं, ये पॉलिटिकल कमेटी में खुद से मान चुके हैं, ये वो खुद बयान दे चुके हैं पॉलिटिकल कमेटी में। मैं सुन रहा था जब उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया लेकिन मैंने नहीं बनाना, उन्होंने तैमूर सलीम झगड़ा को वजीर ख़जाना बनाने से इनकार कर दिया। खान साहब की चॉइस KP में तैमूर सलीम झगड़ा थे, लेकिन जनरल्स अपना बंदा रखवाना चाहते थे। तो गंडापुर साहब ने यह कहा कि ये मेरी इनसे नहीं बनती, झगड़ा साहब से, मैं इनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं ले सकता, मुझे किसी और को लेना है, तो मुझे सूबे से बाहर से लूंगा वरना मेरे लिए मसले होंगे। तो वो मुजम्मल असलम को ले आए। तो मुजम्मल असलम जो है वो इमरान खान की चॉइस नहीं है, वो तैमूर सलीम झगड़ा उनकी चॉइस थे। मुजम्मल जो है वो अली अमीन गंडापुर की चॉइस है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात भी है कि गौर कीजिए कि जो पार्टी छोड़ गए, इवन फवाद चौधरी साहब, शेरी मजारी साहबा, असद उमर साहब, अभी तक वो अदालतों में तारीखें भुगतते हैं, आज के दिन तक भी। जो पार्टी के साथ हैं वो तो भुगतते ही भुगतते हैं, जो मुल्क से बाहर हैं उनको भी किसी को 10 साल की सज़ा, किसी को 20 साल की सज़ा, किसी को 30 साल की, को दहशतगर्दी। मुजम्मल असलम साहब के पास देखिए क्या गिदड़ सिंगी आपने ने कभी अदालत भुगतते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, कोई एक आध FIR करके शायद कहीं पर रखी हो जर्नैलों ने दिखाने के लिए ताकि ये फेस सेविंग रखें, वरना आपने इन्हें कभी किसी अदालत में जाते नहीं देखा होगा। जब किसी की मुलाकात नहीं हो रही थी तो अपने आप को री एंडोर्स करवाने के लिए इनको मुलाकात का मौका दे दिया गया था, और अब सुहेल अफरीदी खुद से मान रहे हैं कि मुझे इन्होंने मिसगाइड किया, मुझे फंसा दिया, मैं अब वहाँ वादा कर आया हूँ और इमरान खान से मुलाकात के बगैर ही पैसे देने की हामी भर आया हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने गाइड किया था।
अब आगे क्या करते हैं? मेरा मशवरा अभी भी सुहेल अफरीदी को यह है कि यह आपके पास आखिरी मौका है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अलीमा खानम साहबा ने भी अपने ट्वीट में कहा और दुरुस्त कहा कि जून आपके पास आखिरी विंडो है इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने की। अगर आपने ये सारा पैसा जनरल्स को दे दिया, इसमें ना मैं इंपॉर्टेंट हूं, ना मुजम्मिल असलम, ना आप, ना कोई और, अगर आपने ये पैसा दे दिया तो इमरान खान को वो कभी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे। बॉल इज इन योर कोर्ट। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।